पिछली गुफ्तगू के आखिर में हमने सोचा था, अगर मैं आज अपनी किसी मजबूत राय या रद्द अमल को, ये सिर्फ एक वक्ती ज़हनी तश्कील है, मेरी हतमी हकीकत नहीं, के तौर पर देखूं तो क्या इससे अटैचमेंट की शिद्दत कम हो जाएगी। आज हम इस तालीम में दाखिल हो रहे हैं जिसे बहुत से स्कॉलर्स बुद्धिस्ट फिलॉसफी की सबसे गहरी, सबसे मुश्किल और सबसे ज़्यादा गलत समझी जाने वाली तालीम करार देते हैं, यानी अनत्ता, बेखुदी या लाखुदी या गैर खुदी। अनत्ता दो हिस्सों में इसको समझते हैं। अन का मतलब है नफी, अत्ता का मतलब है खुद ज़ात या रूह। अब लुग़वी मीनिंग ये बनते हैं कि खुद की अदम मौजूदगी या गैर खुदी। मगर जैसा कि हम आज और पिछली नशस्त में देख चुके हैं, इस सादा लफ्जी मानी के पीछे सदियों से एक गहरी फलसफियाना बहस छुपी हुई है। आइए पहले वो इंटरप्रिटेशन देखते हैं जो ज़्यादातर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन या बुद्ध मत की रिवायती मकातब फ़िक्र में पॉपुलर है या मकबूल है, और जिसे आम तौर पर एक स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन समझा जाता है। इस तशरीह के मुताबिक अनत्ता का मतलब है कोई भी मुस्तकिल, अटल, गैर मुतगैर खुद, चाहे वो जिस्मानी हो या रूहानी, कहीं मौजूद नहीं है। जैसा कि हम पिछली गुफ्तगू में 5 अज्जा की तालीम में देख चुके हैं, जो कुछ हम खुद को, सेल्फ को या शख्स समझते हैं, वो सिर्फ बदलते हुए अज्जा का एक मजमूआ है, और इस मजमूए से परे कोई छठी मुस्तकिल चीज़, कोई रूह या कोई आत्मा मौजूद नहीं है। यह तालीम उस वक्त के हिंदुस्तान के फ़लसफ़ियाना माहौल में एक बहुत इनकलाबी बात थी। ज़्यादातर हम असर रिवायात, ख़ास तौर पर उपनिषदों पर मबनी बर्मन फ़िलॉसफ़ी ये सिखाती थी कि एक अब्दी गैर मुतगैर आत्मन या रूह मौजूद है, जो जिस्म से अलग, हकीकी और जिस्म के मरने के बाद भी बाकी रहती है, और बिलाखिर ब्रह्मन यानी हतमी कायनाती हकीकत में मिल जाती है। बुद्ध ने इस मकबूल अकीदे के बरक्स ये सवाल उठाया, क्या वाकई कोई ऐसी मुस्तकिल रूह हमारे तजर्बे में कहीं मिलती है? और उनका जवाब था नहीं। जब भी हम अपने अंदर झांकते हैं, हमें सिर्फ बदलते हुए अज्जा, जिस्म, एहसास, इदराक, तश्कीलात और शऊर मिलते हैं। कोई मुस्तकिल, इन सब से अलग देखने वाला नहीं मिलता। ग्रिम इस तालीम की अहमियत को पूरी किताब के मरकज़ के तौर पर पेश करता है, क्योंकि ये बराह रास्त हमारे दुख की जड़ से जुड़ी हुई है। याद करें, हमने पहले देखा कि उपादाना, लगाव, अटैचमेंट या गिरफ्त दुख की एक अहम कड़ी है, और ये गिरफ्त अक्सर सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर होती है? खुद अपनी ज़ात पर। हमारी ज़्यादातर तकलीफ़, हमारे गुस्से, हमारी नाराज़गी
हमारी बेचैनी की जड़ में कहीं न कहीं ये ख्याल छुपा होता है, मेरी तज़लील हुई, मेरी इज़्ज़त पर हमला हुआ, मेरा हक मारा गया। ये सब जुमले एक मजबूत, ठोस, मुस्तकिल मैं या सेल्फ के तस्वर पर खड़े हैं। बुद्ध की तालीम कहती है, अगर ये मैं या सेल्फ जिसे हम इतनी शिद्दत से बचाने, मजबूत करने, इज्जत दिलाने की कोशिश करते हैं, दरअसल एक वहम है, एक इल्यूजन है, एक आर्जी मजमुआ है, मुस्तकिल नहीं है। तो उसकी हिफाजत के लिए इतनी जद्दोजहद, इतनी तकलीफ दरअसल एक गलत बुनियाद पर खड़ी है। सोचिए, एक शख्स किसी महफिल में खड़ा है और कोई उसकी राय पर इतराज करता है। उस शख्स का खून खौल उठता है, दिल तेज धड़कने लगता है। क्यों? क्योंकि गहराई में उसने अपनी राय को अपनी जात का हिस्सा समझ लिया। गोया इस राय पर हमला खुद उसके वजूद पर हमला है। अब सोचिए, अगर इस शख्स को ये गहरा एहसास हो कि ये राय है सिर्फ सनकारा है, एक ज़हनी तश्कील जो हालात के मुताबिक बनी और जिसे मैंने हालात बदलने पर बदला भी है। ये राय मेरी ज़ात नहीं, ये सिर्फ एक आर्जी ख्याल है जो मेरे जहन से गुजर रहा है। तो क्या वही एतराज़ इतनी शिद्दत से दिल पर लगेगा? यही वो आज़ादी है जिसकी तरफ अनत्ता की तालीम इशारा करती है। यहाँ एक अहम इतराज़ उठता है जिसे ग्रिम बहुत संजीदगी से उठाता और जवाब देता है। अगर कोई मुस्तकिल सेल्फ या मैं नहीं, तो कर्म कैसे काम करता है? अगर मैं जो आज अमल करता हूँ और मैं जो कल नतीजा भुगतूंगा, दो बिल्कुल अलग, गैर मरबूत चीज़ें हैं, तो जिम्मेदारी का क्या मतलब रह जाता है? बुद्ध की तालीम इसका जवाब कंटिन्यूटी या तसलसल देती है। कंटिन्यूटी का तस्वर ये है, बगैर किसी मुस्तकिल मैं या खुद या सेल्फ के सहारे के ये निज़ाम चलता रहता है। याद करें हमारी नदी की मिसाल। पानी हर लम्हा बदलता है, मगर एक तसलसल, एक कंटिन्यूटी, एक बहाव बरकरार रहता है। इसी तरह अगरचे कोई मुस्तकिल खुद या मैं या सेल्फ नहीं, मगर एक वजह और असर, काज एंड इफेक्ट का एक तसलसल ज़रूर है। आज का अमल कल के नतीजे से बराह रास्त एक कंटिन्यूटी रखता है। बिल्कुल वैसे जैसे एक शम्मा से दूसरी शम्मा जलाई जाए। नई शम्मा पुरानी शम्मा से अलग है, मगर उससे मुकम्मल तौर पर बेताल्लुक भी नहीं है। यहाँ ग्रिम एक अहम एहतियात बरतने की तलकीन करता है। वो कहता है कि बहुत से वेस्टर्न या मगरबी सरसरी मुताला करने वाले राइटर्स अनत्ता को इतना सादा कर देते हैं कि उसे मुकम्मल कुछ भी नहीं, निहिलिज्म की तरफ या मुतरादिफ बना देते हैं। ग्रिम इस इंटरप्रिटेशन को सख्ती से रिजेक्ट करता है। वो
آرگومنٹ دیتا ہے کہ بدھ خود اپنی تعلیم میں بار بار کرما، تسلسل اور اخلاقی ذمہ داری کی تصدیق کرتے ہیں، اور یہ تمام تصورات مکمل نیہلزم کے ساتھ منطقی طور پر لاجیکل وے میں ہم آہنگ نہیں ہو سکتے۔ اگر واقعی کچھ بھی نہیں تو کس کام کی کس پہ ذمہ داری ہوگی؟ یہی وہ نقطہ ہے، یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے گرم اپنی مشہور، منفرد اور علمی حلقوں میں کافی بحث انگیز تشریح کی طرف بڑھتا ہے، جس کی طرف ہم اگلی نشست میں مکمل تفصیل سے جائیں گے۔ گرم اس پورے مسئلے کو بدھ کی تعلیم کے ایک بنیادی اصول کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ اس اصول کا نام ہے مجھیما پٹی پدا، یعنی مڈل وے، درمیانی راستہ۔ بدھ نے، جیسا کہ ہم پچھلی گفتگو میں بھی اشارہ کر چکے ہیں، دو انتہاؤں کو رد کیا۔ ایک انتہا یہ ہے کہ کوئی ابدی، کوئی غیر متغیر روح یا سیلف یا آتمن نہیں ہے۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ موت کے ساتھ سب کچھ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے، کوئی تسلسل، کوئی کنٹینیوٹی، کوئی اخلاقی نتیجہ نہیں ہے۔ بدھ کا راستہ ان دونوں کے درمیان ہے، نہ مکمل مستقل روح، نہ مکمل عدم، بلکہ ایک مسلسل بدلتا ہوا مگر باہم مربوط عمل، جس میں کاز اور ایفیکٹ، وجہ اور اثر حقیقی اور بامانی ہے، بغیر کسی مستقل اٹل مالک کی ضرورت کے، یعنی بغیر کسی سیلف کے۔ اب ہم اس کانسیپٹ کی فلسفیانہ گہرائی ہماری روزمرہ زندگی میں کیسے کام آ سکتی ہے۔ جب کوئی آپ کو ناراض کرے، اگلی بار ایک لمحے کے لیے رکیں اور خود سے پوچھیں، کیا واقعی میری ذات پر حملہ ہوا ہے یا صرف ایک عارضی بدلتی ہوئی رائے یا حالت پر تنقید ہوئی؟ یہ سوال خود بخود کسی جادوئی طریقے سے غصے کو ختم نہیں کرتا، مگر یہ اس کی جڑ کو کمزور کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہم گورجیف کی سیریز میں آئیڈینٹیفیکیشن پر بات کر چکے ہیں۔ جب آپ اپنی کسی پرانی غلطی پر شرمندہ ہوں تو یاد رکھیں، وہ سیلف جس نے غلطی کی اور آج کا میں یا آج کا سیلف مکمل طور پر ایک جیسے نہیں۔ آج کی گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں، آج ہم نے انتا کو روایتی اور عمومی انٹرپریٹیشن کے ساتھ سمجھا کہ کوئی مستقل اٹل خودی میں یا سیلف موجود نہیں، اور یہ کہ ہماری زیادہ تر تکلیف اس جھوٹے مستقل میں کے تصور کی حفاظت کی کوشش سے جنم لیتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ تعلیم نیہلزم سے مختلف ہے، اس کے مترادف نہیں، بلکہ ایک درمیانی راستہ، مڈل وے ہے، نہ مستقل روح، نہ مکمل فنا، بلکہ ایک بامانی، میننگ فل، مربوط تسلسل۔ اور ہم نے گرم کے اس اہم اشارے کو دوبارہ نوٹ کیا کہ وہ اس تعلیم کی ایک خاص متبادل انٹرپریٹیشن یا تشریح پیش کرنے والا ہے، جسے ہم اگلی نشست میں پوری تفصیل اور احتیاط کے ساتھ